चलो क्लास ठीक है। चलो देखो, आज मैं आपका बेस रखूंगा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस की। ठीक, यहां से आपका सबसे ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अब स्टार्ट होती है। ठीक, अभी आप क्या पढ़ रहे थे? स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का तो सिर्फ बात ये है यार, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया स्टीरियोकेमिस्ट्री से, तो वो चलो ठीक है, आप आर एस ये ई जेड ये सब कर लोगे, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन आएगा, फिर बाकी जितने भी आपके पूरे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आने वाले हैं वो रिएक्शन से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, ठीक है, और उसमें आपका हेल्प लिया जाता है, आप उसमें अप्लाई किया जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भैया एक रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कब क्या नाम दोगे, कैसे दोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें टर्मिनोलॉजीज होती है। ठीक है, उन चीजों को आज से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रिएक्शंस के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, आवाज आ रही है क्या, दिखाई दे रहा है ये? यस सर, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो, तो अगर कोई पूछता है आपको कि एक रिएक्शन होता क्या है, एक रिएक्शन जो है होता क्या है जनरली, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? अगर एक रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करने बोला जाए तो क्या बोलेंगे आप? ठीक है, तो आप बोलेंगे कि कोई भी जो है एक रिएक्टेंट, ठीक है, किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, या रिएजेंट बोले आप बोल देते हो कभी कभी 2 रिएक्टेंट 3 रिएक्टेंट ऐसे करके। ठीक है, ये लो, ठीक है, सपोज मान लो कि कुछ समय बाद आपको इनमें कुछ चेंजेस दिखे, कुछ चेंजेस दिखे, दैट मीन्स अब ए बी जो है ए बी नहीं रहा, ठीक है, जेड जो है जेड नहीं रहा, कुछ ना कुछ इनमें परिवर्तन आ गई है। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि भाई इनमें पक्का कुछ ना कुछ जो है इंटरेक्शन हुआ है, दैट मीन्स रिएक्शन हुआ है, तभी इनमें जो है चेंज हुआ है। दैट मीन्स अगर ये दोनों, अब ये खुद अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो नया चीज कैसे बनेगा? ठीक है, तो जनरली आप रिएक्शंस क्या बोलोगे? एक रिएक्शंस में भी है कुछ, अगर ऑर्गेनिक के टर्म में बोलोगे तो एक सबस्ट्रेट जो है एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जब दूसरा कुछ नया चीज बनाता है, तो ऑब्वियसली उस नए चीज के बनने में जो पाथ प्रोसेस होता है, आप जो फिनोमिना होती है उसको बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि अगर ये ए और बी है और ये जेड है, तो या फिर हाँ चलो ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ये जो ए है वो जेड के साथ जुड़ गया और ये जो बी है वो निकल गया, दैट मीन्स अब मेरा कहने का मतलब ये है, अब यहाँ जो मिल रहा है वो ये नहीं है, ठीक है,
और अगर ये नहीं है तो सीधी सी बात है यहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ है। ठीक है, वही जो कुछ न कुछ हुआ है उसी को ही बोलते हैं रिएक्शन, उसी को ही बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, अब ये अगर रिएक्शन है तो आपको इनके बीच क्या क्या हुआ है उसका एक पूरा डिटेल चिट्ठा निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये लो, ठीक है, एक रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन होने में जो भी चीजें वहां पर घटेंगी, ठीक है, उसका आपको एक डिटेल नोट बनाना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ, ये है, जो भी आप बोलोगे। ठीक है, तो वो जो आपको जो डिटेल बनाओगे वही आपका कहलाता है उसका मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैकेनिज्म के बाद रिएक्शन होता है, आई मीन रिएक्शन कराया जाता है, कि रिएक्शन होने के बाद मैकेनिज्म दिया जाता है? रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म दिया जाता है। तो भाई जनरली हम अच्छा, ठीक है, मतलब मैं एक वर्ड में पूछता हूँ कि एक्चुअल में मैकेनिज्म पहले से पता होता है क्या हमको कि ऐसा ऐसा होने वाला है, या फिर वो रिएक्शन होने के बाद मैकेनिज्म दिया जाता है? दिस शुड बी नहीं, ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो रहेगा तभी तो आप उसको प्रोसीड कराने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन होने के बाद उसका जो है मैकेनिज्म डिजाइन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब इन चीजों यहां से यहां तक आप जा रहे हो, फिर आप जब इसका एनालिसिस करते हो तो इनके बीच में क्या बना, सपोज मान लो अभी मैं पढ़ाऊंगा कि ये इंटरमीडिएट बनता है, ये बनता है, ऐसा वैसा, तो आप सपोज मान लो कि आपको कार्बोकेटाइन डिटेक्ट हो गया, तो आप अपना फिर आइडिया लगाएंगे कि एक्चुअल में अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यार ये पहले टूटा होगा, ये यहाँ अटैक किया होगा, ये ऐसे होगा। तो एक्चुअल में जो जो चीजें बनती जाती है ना, उसके हिसाब से फिर आप अपना एजम्पशन देते हैं कि हाँ ये एक पॉसिबल मैकेनिज्म जो है हो सकता है, मतलब अगर ये डिटेक्ट हो रहा है मतलब ये बना है, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किन किन कारणों से ये जो है बन सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पर फिर उसके हिसाब से आपका वो मैकेनिज्म डिजाइन होता है। ठीक, ठीक है। अब अगर मैं आपको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए अगर मैं कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलूं, तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज को आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। अगर आप एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, या कोई भी एक रिएक्शंस की बात करते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप बोलते हैं कि ये जो है रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है, यही बोलते हैं। ठीक है, और जो बनता है उसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं। नो डाउट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ठीक है। अब एक्चुअल में रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट फिर से क्लासीफाई होता है। रिएक्टेंट जो है फिर से क्लासीफाई होता है। इसमें जब आप इसको स्पेसिफिक तौर पे जब आप बोलेंगे तो एक होता है आपका सबस्ट्रेट, नाम सुने होंगे, ठीक है। एक नाम सुने होंगे आप, एक रिएजेंट। ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो जो टर्म्स हैं, ये बहुत, मैं तो ये बोलूंगा कि रिएजेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट के अलावा सबस्ट्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों का ही इंपॉर्टेंट, ये खेल पूरा इन दोनों का ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की तो अब हमको सबस्ट्रेट को क्लासीफाई करना पड़ेगा, और बात करेंगे रिएजेंट को तो हमको रिएजेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कैसे जो है इनको डिफ्रेंशिएट करें। भाई ए बी जो है वो रिएक्शन कर रहा है जेड से, तो कब जेड रिएक्टेंट कहलाएगा, कब ए बी रिएजेंट कहलाएगा, कब ए बी जो है सबस्ट्रेट कहलाएगा, कब जेड रिएजेंट कहलाएगा। क्या वो पैरामीटर्स हैं जिसके बीच पे आप ये बोलेंगे भाई दोनों ही रिएक्टेंट है, तो कौन जो है सबस्ट्रेट कहलाएगा, कौन जो है रिएजेंट कहलाएगा। ठीक, ठीक है। चलो लिखो इसको। देखो आप लोग सब ऑनलाइन वालों भी सब नोट्स वोट्स पकड़ के रखो, ठीक है, अपना नोट्स रखो साथ में, नोट्स बनाते चलना। बाद में देखने वखने को, बाद में देखने वखने को कोई कंझट मत रखो, ठीक है। साथ ही साथ जब ऑफलाइन वाले जैसे नोट्स बना रहे हैं वैसे आप भी बना सकते हो। एक बढ़िया फ्रेश साफ एंड सुथरा जो है आप कॉपी रखो, आपका काम हो जाएगा।
ये हुआ क्या? ठीक है। अब अगर हमको डिफाइन करने बोले कि सबस्ट्रेट कौन है और रिएजेंट कौन है, तो सबस्ट्रेट के लिए बोला जाता है कि ऐसा स्पीसीज जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, ऐसा स्पीसीज जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, मतलब जिस पर अटैक होता है वो कहलाता है सबस्ट्रेट। और ऐसा स्पीसीज जो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, मतलब अटैकिंग स्पीसीज कहलाता है रिएजेंट, जिस पर अटैक होता है वो कहलाता है सबस्ट्रेट। ठीक ठीक, लिखना सबस्ट्रेट इज द स्पीसीज, सबस्ट्रेट is the species, substrate is the species okay at which reagent attacks, at which reagent attacks, जहां पर एक रिएजेंट जो है अटैक करता है उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो अटैक करेगा वो रिएजेंट कहलाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, ठीक है, नेक्स्ट में लिखना रिएजेंट इज द अटैकिंग स्पीसीज, reagent is the attacking species, reagent is the attacking species। ठीक है, चलो अब मैं आपको तरीके बताता हूं कि किस किस केस में कौन क्या क्या होगा। अगर मैं एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करूं तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है, जनरली एक आपका ऑर्गेनिक स्पीसीज होगा, ठीक है, वो जो है सपोज मान लो दूसरे इनऑर्गेनिक स्पीसीज के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब एक ऑर्गेनिक हो दूसरा इनऑर्गेनिक हो, उस केस में आपका ऑर्गेनिक स्पीसीज जो है ये सबस्ट्रेट का काम करेगा और इनऑर्गेनिक स्पीसीज जो है वो रिएजेंट का काम करेगा। याद करो RMGX, ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो क्या क्या सब दुनिया भर का आप रिएजेंट पढ़ते हो, टैबे रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नाल रिएजेंट, और ये क्या होता है यार, हाँ लुचे उच्चे जो भी क्या वो, ठीक है लुचे तो ठीक है, और मैं वो याद कर रहा हूँ यार, स्ट्रॉक रिएजेंट, ग्रब्स कैटलिस्ट, ये सब दुनिया भर के जो पढ़ते हो ना, ठीक। तो ये पहला केस हुआ, हमको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा अगर ऑर्गेनिक स्पीसीज और इनऑर्गेनिक स्पीसीज है तो एक सबस्ट्रेट होगा दूसरा रिएजेंट होगा। तो रिएजेंट कौन होगा, इनऑर्गेनिक स्पीसीज जो है रिएजेंट की तरह काम करता है, ऑर्गेनिक स्पीसीज जो है सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। प्रॉब्लम आपको तब होगा जब दोनों के दोनों क्या हों, ऑर्गेनिक स्पीसीज हों, दोनों के दोनों क्या हों, ऑर्गेनिक स्पीसीज हों, ऑर्गेनिक स्पीसीज हों। ये लीजिए, अब प्रॉब्लम हो जाएगा जब दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट हैं, दोनों जो दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों ही ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो है कौन रिएजेंट की तरह काम करेगा, कौन जो है सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। तो इसके लिए बोला जाता है, बेसिक सा फंडा आप देखो, ठीक है, एक्चुअल में पूरा केमिस्ट्री जो है वो पूरा चार्ज का खेल है। केमिस्ट्री जो है पूरा चार्ज का खेल है। चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ही पूरा खेल कराता है। कहीं पर कमी है तो कहीं पर ज्यादा है, तो ज्यादा वाला फड़फड़ा रहा है कि कहीं कम वाले के पास जाऊं, कम वाला जो है ये देख रहा है कि किसी ज्यादा वाले के पास जाऊं, ठीक है। तो एक्चुअल में जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो ज्यादा फड़फड़ाएगा,
सीधी सी बात है, ठीक है। एक्चुअल में जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, ताकत या जरूरत, वही अटैक करता है। अगर मेरे को जरूरत है तो वो एक मेरी मजबूरी हो जाती है, या ये बोल दो कि मैं ताकतवर हूं इसलिए मैं उन चीजों को प्रोसीड करना चाहूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास कुछ अधिक है, जो पावर है वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं अटैक करूंगा, ठीक है, या मजबूरी है तो मैं अटैक करूंगा। तो इस केस में जब दोनों ही ऑर्गेनिक स्पीसीज हो, तो उस कंडीशन में जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, अब वो चार्ज डेंसिटी दोनों हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, निगेटिव चार्ज की बात करोगे तो निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो जिसके पास एक्चुअल में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, एक्सेस में चार्ज डेंसिटी होता है, वो अटैक करता है। बेचारा जिसके पास खुद नहीं है वो तो शांत ही रहेगा, जिसके पास ज्यादा है वही फड़फड़ाएगा, तो वही जो है अटैक करता है। तो जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो अटैकिंग स्पीसीज होगा, और अटैकिंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं? रीएजेंट। तो वो कहलाएगा रीएजेंट, और दूसरा जो है ऑटोमेटिकली उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट। ठीक, एक लाइन लिखना, इन दिस केस, इसके नीचे लिखना, केस 2 के नीचे, इन दिस केस organic species with excess of charge density, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, excess of charge density is act as reagent, बोलेंगे, क्या हो गया? एक बार फिर से बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूं कि इन द केस ऑफ, या इन दिस केस, ठीक है, द ऑर्गेनिक स्पीसीज with excess of charge density is act as reagent, and another one act as substrate, ठीक है। ठीक, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट। पूरा रिएक्शन इन्हीं का पूरा खेला होता है, मतलब किस तरह का सबस्ट्रेट है तो वो किस तरह के रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, किस तरह का रिएजेंट है तो वो किस तरह के रिएक्शन को वो प्रोसीड करेगा। ये आपको इन दोनों ही चीजों को देख करके पता लगा सकते हो, लेकिन कब? जब आप कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट अच्छे से सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आधा काम यहीं पर होता है। सबसे बड़ा ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसा नहीं है कि ये रिएजेंट है या ये रिएक्शन है तो किसी पर्टिकुलर चीज बस में काम आएगा, जगह जगह काम आता है। ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा टास्क ये है कि क्वेश्चन कहाँ का है ये आपको पता नहीं चलता, मतलब पता चलेगा भी तो आपको अच्छा पढ़ोगे, अच्छे तरीके से आप उन चीजों को वो किए हो, फॉलो किए हो, तब आप पता कर पाओगे। फिजिकल में क्या है, रेट वेट का जैसे ही बात किया आप जान जाओगे कि काइनेटिक का क्वेश्चन, ठीक है। सॉलिड में क्या है, जैसे ही एफसीसी यूनिट सेल ऐसे बात किया सीधा माइंड कहाँ चले जाता है, अरे यार सॉलिड का क्वेश्चन है। भाई कंडक्टेंस सेल वेल की बात किया तुरंत हमारा दिमाग चले जाता है, अरे मेरे सिर्फ इलेक्ट्रो सोचना है, ठीक है। ये होता है फायदा क्या फिजिकल का। या इनऑर्गेनिक का, जैसे ही कॉम्प्लेक्स देखे कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, एसिड बेस देखे अरे एसिडिक नेचर पूछे ये फलाने का क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाता है समझ में। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा फंडा ये है, तुम यही नहीं पता कर पाओगे कि एक्चुअल में ये जो है कार्बन आयन का रिएक्शन है, कार्बोकेटायन का रिएक्शन है, सपोज मान लो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, सपोज मान लो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप देखो तो भैया डेल
या एच न्यू, ठीक है। ये डेल का यूज जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में भी होता है, ठीक है। इस डेल का यूज जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में भी होता है। इस डेल का यूज जो है फोटोकेमिस्ट्री में भी होता है। आई मीन ये फोटोन, ये पेरिसाइक्लिक में भी फोटोन और फोटोकेमिस्ट्री में भी फोटोन, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि यार जो रिएक्शन दिया है वहां मैं फोटोकेमिस्ट्री सोचूं कि पेरिसाइक्लिक सोचूं कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन सोचूं, समझे, ठीक है। आपको ये नहीं बता पाओ, आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है, या ये जो है माइकल एडिशन का रिएक्शन है, या ये जो है आपका क्या बोलते हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक ऐसे पढ़ाया जाएगा कि सपोज कोई थोड़ा सा हिंट दे दे कि एल्डोल का क्वेश्चन है करके, तो इतने बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स और ये है कि आप ऑप्शन देख करके बिना पेन चलाए इसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन सबसे बड़ा टास्क क्या है, सबसे बड़ा टास्क ये है कि पहचानेगा कौन या बताएगा कौन कि ये एक्चुअल में एल्डोल का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक इसीलिए टफ है, अदरवाइज बिल्कुल भी टफ नहीं। इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे, इतने इजी ट्रिक्स हैं कि भैया कोई बता बस देना तो अरे ये हटाना है सर, ये जोड़ना है सर, ये फलाना ठिकाना, दैट्स इट। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे अच्छा चीज है कुछ तो वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैं अभी भी बता देता हूँ, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक जब आप आगे जब जाके डायनेमिक स्टूडियो में जाओगे तो कम से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो स्टीरियो के साथ कंबाइन होकर के आएंगे। उसमें भाड़ में जाए रिएक्शन, क्या रिएक्शन हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं जानते तो भी चलेगा, सिर्फ थोड़ा स्टीरियो को कॉन्सेप्ट जानोगे ना, एक्सो अटैक करेगा, इंडो अटैक करा, फलाना ठिकाना, ऐसे ऑप्शन देख के टिक कर दोगे और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसानी से बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को छोड़ना नहीं है, अब आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप जितने अच्छे तरीके से इस पे आप कंट्रोल करेंगे, सबस्ट्रेट किसका क्या होता है, किसका रिएजेंट क्या होता है, ऑब्वियसली एल्डोल कंडेंसेशन का आप सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पहचान लिए तो भैया आप याद, ऑब्वियसली इसको दोनों को जान गए तो आपको वहां पर क्लिक कर जाएगा एल्डोल है, इतना अच्छा ट्रिक होगा, ये हटाना है, ये जोड़ना है, ये ऑप्शन में खत्म। लेकिन अगर आप वो सबस्ट्रेट नहीं पहचान पाए, रीजन नहीं पहचान पाए तो आपका काम खत्म है। और घर जाके कोई आके बताएगा घर आने के बाद कि ये एल्डोल वाला आया था रे, बना क्या, ठीक है, नहीं बना, ठीक, चलो ठीक है। चलो अब मैं आता हूं यहाँ पर, ठीक है, रिएजेंट पर। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बोलते हैं कि यार रिएजेंट है, क्यों, क्योंकि इसी के आधार पर तो एक्चुअल में रिएक्शन वो होता है, नामकरण पूरा जो दिया जाता है वो रिएजेंट के आधार पर ही दिया जाता है। कभी भी सुने होंगे आप, ठीक है, SN1, SN2, E1, E2, ये दुनिया भर का जो है ना, ठीक है, वो एक्चुअल में जैसे सपोज मान लो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक्चुअल में वो रिएजेंट वहां पर न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए उसका नाम जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पड़ता है, ठीक है। तो नाम किससे पड़ा, रिएजेंट के बेस पर पड़ा, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि सबसे बोलते हैं सब लोग कि यार रिएजेंट का काम पता होना चाहिए, काम मतलब ये करता है, ये करता है, तो आपका ऑर्गेनिक जो है आसान हो जाएगा, नो डाउट। आप काम ही नहीं जानोगे क्या भाई, अब मैं ये बोलूँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, ठीक है, तो भैया अगर मैं बोलूँ ऑक्सीडेशन करता है तो आप जानोगे तभी ऑक्सीडेशन कर, तभी तो ऑक्सीडेशन करा पाओगे, अब नहीं जानोगे तो क्या ही करा पाओगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपका KMnO4 क्या करता है, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि आपका Na+H2, यह एक बेसिक यार बात कर लो, पैलिडियम का रोजेनमुंड रिडक्शन H2+PD, ठीक है, तो ये आप नहीं जानोगे कि ये रिडक्शन करता है तो फिर क्या ही कर पाओगे, ठीक है। तो एक्चुअल में रिएजेंट का काम जानना बहुत जरूरी है, तो काम जानने से पहले उसका नाम और उसका पहचान जानना जरूरी है। रिएजेंट को 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। नाम सब सुने हो, मेरे को इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। नोटेशन, इसका नोटेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल के कारण इसका नाम ई दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन चाहने वाला, तो इलेक्ट्रॉन चाहने वाले को अगर आपको बताना है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चढ़ा दो, पॉजिटिव है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो इसको जब भी नोटिफाई किया जाता है तो इसको E+ से नोटिफाई किया जाता है। E+ मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो इसको कैसे दिखाते हैं, तो Nu से न्यूक्लियोफाइल। अब इसको Nu बस न लिख करके अगर इसके ऊपर हम माइनस लिख दें तो सीधा पता चल जाएगा कि माइनस है इसके पास, मतलब इसको पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये जो है न्यूक्लियस लविंग है। क्या है? न्यूक्लियस लविंग है। तो इसके ऊपर इसको न्यूक्लियोफाइल को Nu- से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। Nu- से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रो, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रो और दूसरा है आपका फाइल। इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है फाइलस। फाइल का मतलब होता है फाइलस, और फाइलस का मतलब होता है लविंग स्पीसीज। लविंग स्पीसीज। तो मैं सीधा ये बोल सकता हूं कि एक्चुअल में यार इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब सीधी सी बात है, आपको वही पसंद है जो आपके पास नहीं। ठीक है, अब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई जिसके पास पैसा है उसके लिए वो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, वो क्या बोलता है, सुख शांति की तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, और जिसके पास पैसा नहीं, भाड़ में जाए सुख शांति, पैसा है सुख शांति आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास जो नहीं है ना उसी चीज के लिए आप ज्यादा तड़पते हो। सीधी सी बात है, ये सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का स्पीसीज मतलब ये नहीं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो चाहता है तो सीधा सा मतलब है भैया वहां पर उसकी कमी है उसको, तभी वो चाह रहा है। ठीक है, ये तो कितना बढ़िया खेल है। आप ज्यादा अगर आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, न्यूट्रलिटी की तरफ चले जाओ। ठीक है, पूरा खेल यही है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको मैं ये पूछूं कि यार अगर एक एसिड है और अगर बेस है, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन, एल्यूमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है? अगर एक एसिड है उसके साथ अगर मैं बेस मिलाता हूं तो क्या रिएक्शन होता है? एसिड बेस रिएक्शन। बहुत फास्ट रिएक्शन में पढ़ते हो आप, एसिड बेस रिएक्शन जो फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे ही एसिड में आप बेस डालो इतना फास्ट रिएक्शन होता है, मतलब एक्चुअल में वो उसको वही चाहिए था। एसिड को बेस चाहिए, बेस में एसिड डालो, एसिड में बेस डालो, वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो पहला जो रिएक्शन होने का चांसेस होता है ना वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। जब भी चांसेस हो कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और सपोज आप मान लो NaOH डाल रहे हो, सपोज एक सबस्ट्रेट है उसमें मैं NaOH डाल रहा हूँ, बाई चांस अगर वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ठीक, ये पहला चीज। अब सपोज मानो वो एसिड तो है लेकिन उतना एसिडिक नहीं है जितना, भाई ऑब्वियसली HCl है, फटाक से रिएक्शन करेगा, और एक वीक एसिड है वो नहीं चाहता वो ज्यादा रिएक्शन करना। ठीक है, तो सपोज मान लो कि सामने वाला उतना एसिडिक नहीं है। अब तुम बेस तो डाल दिए, बेस डाल दिए मतलब OH- डाल दिए। अब OH- को जो H+ तो मिल नहीं रहा है, वो फड़फड़ाएगा। ठीक है, और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अब उसको एसिड नहीं मिल रहा है, अब वो दूसरे रास्ते चुनेगा, मेरे को तो शांत होना है। ठीक है, तो अगर मेरे को शांत होना है, क्या हो गया भाई? ठीक है, मैं बता देता हूँ, उनको नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुआ, उसको जो चाहिए था वो नहीं मिलेगा, अब वो रास्ता चुनेगा, अब मैं यहाँ अटैक करके इसको निकालूंगा। ठीक है, वहां पर एडिशन कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो ये बाद में होती है रिएक्शन, सबसे पहले जो है एसिड बेस रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एसिडिटी बेसिडिटी पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आएंगे वन स्टेप, मतलब मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि अगर जो चाहता है अगर वो डायरेक्ट ना मिले तब वो दूसरे रास्ते चुनता है, फिर वो सिचुएशन देखेगा कि क्या मैं एडिशन कर सकता हूँ, एडिशन नहीं कर पाऊंगा तो मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, अरे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाऊंगा मैं एलिमिनेशन करूंगा। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है
भाई सामने वाला भी क्या अलाउ कर रहा है सबस्ट्रेट, क्योंकि भाई अटैक तो उसको वहीं पर करना है ना। तो कहाँ पर सुटेबल मेरा जो मेरी ताकत है उसके हिसाब से सामने वाले की कमजोरी पकड़ो, तो वहीं पर अटैक करो, तो ऐसा वाला सिचुएशन बनता है। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे उसको समझेंगे। हाँ, तो ये क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। तो यार सीधी सी बात है, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा अगर इधर आऊं, तो ये न्यूक्लियो मतलब तो न्यूक्लियस है, और फाइल मतलब फाइलस है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का तो मतलब न्यूक्लियस है, इसका मतलब भी क्या होता है आपका लविंग स्पीसीज। तो सीधा सा मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस क्यों चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका नाम ऐसा दिया गया है। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक, ठीक है। अब इसको और क्या क्या बोला जा सकता है, इसको ध्यान देते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन चाहिए एक को न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। इसको निगेटिव चार्ज पसंद है, तो दूसरे वाले को क्या पसंद है, तो दूसरे वाले को बोलता है कि भैया इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है, तो ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। ठीक है, और क्या क्या नाम है, और क्या क्या नाम है। ठीक है, तो याद करो। ठीक है, याद करो, अगर मैं ये बोल दूं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यार इसका दूसरा नाम मैं दूं तो क्या नाम दे सकता हूं, तो एक्चुअल में इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू दी लुईस, कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, एसिड की बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड सर। एसिड। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो जो भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस ने लुईस एसिड कहा है। तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज लुईस एसिड। तो आप लिख सकते हो ऑल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज लुईस एसिड, एक्ट एज लुईस एसिड। समझे क्या, समझे क्या। तो इधर क्या लिखोगे, इसका दूसरा नाम क्या होगा, अब ये है निगेटिव चार्ज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट एज, न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट एज लुईस बेस, लुईस बेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, ठीक, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कौन से जगह पर जो है जाना प्रेफर करेगा, तो ऑब्वियसली वही जाना प्रेफर करेगा जहां पर इसकी कमी दूर हो। ठीक है, इसको जो चाहिए वो मिले, तो कहां पर मिलेगा, तो भैया कहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पर जाएगा, तभी तो इसको फायदा मिलेगा। अब इधर कोई और फड़फड़ा रहा है, ठीक है, इसके वो कोई पर पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव वाला एक और खुद है, यहाँ पर जाके भी ऊपर क्या लेगा, कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला। तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां, इधर इसके नीचे लिखना अटैक एट द साइट, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट द साइट, अटैक्स एट द साइट। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, दैट इज
इलेक्ट्रॉनिकली रिच, जो इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है वही आपका क्या होगा, वहीं पर जो इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा। ठीक ठीक है, इसको आप ये ऐसे भी समझ सकते हो, भैया कहीं पर इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर है तो उसको इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा है तो उसको चाहिए पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव वाले को चाहिए निगेटिव वाला। तो दोनों की कमी जब दूर होती है, एक्चुअल में जब भी कहीं भी कोई आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरे हिसाब से कहां पर, मेरी ताकत के हिसाब से कहां पर होल पॉइंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को जिसकी जरूरत है, दैट मीन्स सामने वाले को जिसको मेरी जरूरत है वही मेरे लिए जो है ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, अब सपोज मान लो यार, देखो एकदम कार्बोनिल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये CH3 है, इधर CH3 है। अब इधर से सपोज मान लो ये कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब ये इधर मंडराया तो ये बोलता है मेरे पास तो लोन पेयर है, तू भी माइनस वाला मैं भी माइनस वाला, क्या ही कर लेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बोलता है मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मैं क्या ही, मेरे पास आके तुम तोड़ोगे, मतलब इधर का दीवार एकदम मजबूत है, तुम तोड़ोगे फोड़ोगे भी तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये बोलता है कि भैया चूंकि ये ग्रेडी आधा खेल को ऑक्सीजन करता है, बहुत गंदा अगर कोई चीज है तो ऑक्सीजन है। क्या क्यों ऑक्सीजन बहुत गंदा है ऑर्गेनिक एसेंस में अगर मैं बोलूं तो? क्योंकि ये जब मन चाहे तब इधर ऐसे खींच लेगा, डबल बॉन्ड को खींच लेगा। ठीक है, चलो निगेटिव चढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये निगेटिव चार्ज को भी ज्यादा टाइम अपनी तरफ एक धोखा देने वाला काम करता है। मतलब खींच तो लिया लेकिन तुरंत रिटर्न मांगता है। जैसे ये लिया फिर इधर कोई आया धोखे से, इधर आया, ये बोलते हैं नहीं नहीं अब मैं वापस आऊंगा। अब मैं वापस आऊंगा मतलब किसी न किसी को निकलना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम नए दोस्त हो तो नए दोस्त तो तुमको निकालना रहता है, तुमको जोड़ता ही क्यों? तो भैया ये किसी दूसरे को निकाल देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आया? ये तो हो गई बात इधर खींचने की। ठीक है, उसके बाद इसका और एक दोगलापन ये है कि ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, तो ये बोलता है कि यार अगर कोई फड़फड़ाते हुए इलेक्ट्रॉन चाहते हुए आया तो मैं क्या करूंगा, इसको भी ले लूंगा, आई मीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दूंगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर दूंगा तो भैया मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये इसको भी नहीं सह पाता है। 2 सेकंड के लिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाला हुआ फिर ये देखेगा कि यार अब मैं कहां से फिर बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन जो दिया हूं उसको कहां से मैं रिटर्न मारूं, कहां से मैं खींचूं तोड़ू ये करूं। समझ? तो ये है तरीके। ठीक है, तो एक्चुअल में मेरा बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बोनिल में एक इसके इस नेचर के कारण एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, होल पॉइंट जनरेट हो रहा है जिसको इसकी जरूरत है। तो ये यहाँ अटैक करेगा, इसको इसकी पूर्ति हो गई, इसको इसकी पूर्ति हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। ठीक, तो इधर क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे आप, ये कहां अटैक करेगा, अटैक एट द साइट, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द साइट, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द साइट that is electronically, that is electronically deficient, that is electronically deficient, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं पर वो अटैक करेगा। ठीक, ठीक है, ओके, ठीक। अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, पहचानेंगे तभी तो, अरे तुम इलेक्ट्रोफाइल हो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी ये है, तो तुम एक्चुअल में तुम्हारी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तुम यहाँ पर अटैक कर पाओ। ठीक है, और ऑर्गेनिक में जितना ज्यादा आप पेन चला सकते हो ना उतना चलाना। बन रहा है रिएक्शन तुम्हारे माइंड में फिर भी उसको पेन चलाओ। ठीक है, जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं इस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। ठीक, समझ गए आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक का 10 से उल्टा दूसरा होता है। ठीक है,
सबसे पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले अगर हम इसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो ये जो है चार्ज होने और नहीं होने के बेस पर दो टाइप से क्लासिफाई होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, ये तो वो चीज है यार जो देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं नहीं समझता कि किसी को यहाँ पर दिक्कत होगा। ठीक है, दिक्कत होगा कोई न्यूट्रल है तो कैसे पहचानूं भैया इसके पास तो ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो मैं कैसे जानूं कि इसके क्या कमी हो। भाई हमारे जैसे कि हम किसी की अपने दुख शेयर नहीं करते, ठीक है, दुख शेयर नहीं करते तो कैसे जानेंगे क्योंकि हमको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब भीख मांगते रहेंगे तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज चढ़ा वाला है, भीख मांग रहे हैं मतलब सब जानते हैं कि ये गरीब है, ठीक है, तो कोई भी दे देगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है जब न्यूट्रल हो, प्रॉब्लम ये है जब स्पीसीज क्या हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल हो तो कैसे पहचानोगे कि ये जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक, पहला इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे ना बहुत आप लोग। ठीक, चलो पहला केस है इसका, पहला कंडीशन होगा। चलो ऐसे मैं पॉइंट पर पॉइंट लिखता हूं यार। अच्छा इधर लिख दूं क्या, पहले इसको देख लो, पॉजिटिव चार्ज वाले को देख लो यार, ये ज्यादा अच्छा। पॉजिटिव चार्ज वालों का एग्जांपल है H प्लस, R प्लस, Cl प्लस, ठीक है, Br प्लस, आयोडीन प्लस, मतलब जो भी हाइड्रोजन है वो सब। ठीक है, वैसे ही CH3CO ऐसे इसके ऊपर प्लस, ठीक है, CH3CO प्लस, इसको बोलते हैं एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन। वैसे ही एक होता है आपका NO2 प्लस, NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। याद होगा आपको जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ईएम जुड़ता है। ठीक है, अमोनियम, ठीक है, नाइट्रोनियम, एसाइलियम, ठीक है, ईएम ईएम जुड़ता है। ठीक है, हाँ, NO प्लस, NO प्लस, NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, उसके बाद आता है ये डाइएजो कंपाउंड, सुनो, डाइएजो, दो नाइट्रोजन जब लगातार एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डाइएजो वो बनाते हैं, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम आयन, डाइएजोनियम आयन। ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपको NH4 प्लस, जानते हो अमोनियम आयन, ठीक है, या फिर NR4 प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, पॉजिटिव चार्ज है। ऑनलाइन वालों आप लोग क्या राय रखते हो, NH4 प्लस, NH4 प्लस और NR4 प्लस, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? सर जहाँ तक ये न्यूट्रल स्पीसीज है सर, NH4। कहाँ जा रहे हो मैडम, न्यूट्रल स्पीसीज तो है ही नहीं। मैं तो जानबूझ के चढ़ाया हूँ पॉजिटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर NH4 बना है तो NH4 के ऊपर प्लस रहता है, वो अपने लोन पेयर को देकर के उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगना मस्ट है अगर वो 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक, मैं तो ये पूछ रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल कहला सकता है या नहीं कहला सकता?
तो कुछ होंगे दिमाग लगाने वाले बच्चे, बोलेंगे अब इतना बोल रहे हो तो नहीं होगा, नहीं तो सवाल ही क्या था पॉजिटिव चार्ज तो था। ठीक है, क्या लगता है आपको, कोई है? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चलो मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं एक मिनट ये बताओ आप। क्यों नहीं? स्टेरिक हिंड्रेंस, वाह, ये इतना बड़ा ये सब रख के स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिखा रहा है, और ये बेचारा नाइट्रोजन की तरफ 4 तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन छुटको हाइड्रोजन लेके स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाया। हाँ? कोई कुछ बोल रहा है ऑनलाइन वाले लोग, बोलो बोलो बोलो। सर सेकंड डी सर ऑर्बिटल्स नहीं है सर। क्या नहीं है? सर क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है। कर दिया है मैडम, कर सकता है क्या, कर दिया है तभी NH4 बना है। करते हैं हाँ जी। मैं तो ये पूछ रहा था कि चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी क्या ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करके कर पाएगा या नहीं करेगा, मेरा क्वेश्चन ये था। तो ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, आपको सर पढ़ाए होंगे या फिर शायद मैं भी पिछले क्लास में कुछ बोला था आपको कि यार नाइट्रोजन जो है कभी भी हाँ नॉट नेवर पेंटावेलेंट। समझ आए? नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं, बचपन में पढ़ाते थे हमको, NCl3 बनता है, ठीक है, लेकिन NCl5 नहीं बन सकता। PCl3 बनता है, PCl5 भी बनता है, लेकिन NCl3 नाइट्रोजन की बात करें तो NCl3 बस बनता है, NCl5 नहीं बनता, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स की कमी होती है, d ऑर्बिटल्स की कमी होती है। अब किसी के मन में ये ख्याल उठता कि सर 4 बॉन्ड तो यहां भी बना चुका है, तो यहां पर भी पेंटावेलेंट बनेगा अगर दूसरा कोई आएगा तो। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, अब ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कमी दूर करने के लिए ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आएगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आएगा तो उसके साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ना पड़ेगा तो ये क्या भी हो जाएगा, पेंटावेलेंट, जो कि अलाउ नहीं करता, नेवर पेंटावेलेंट। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन आप पढ़ते हो ना, ये लो, ये एस बेस की तरह काम करता है, H+ को एक्सेप्ट करके ये जो है ऐसे बन जाएगा H3O+। अब मन करेगा आपका सर इसके पास अभी भी एक लोन पेयर बचा है, अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो क्या ये दूसरा H+ लेकर के क्या ऐसा बना सकता है, क्या ये ऐसा बना सकता है, ये 2+ ले सकता है? आप कभी नहीं देखे होगे ऐसा। ऑक्सीजन नेवर फॉर्म टेट्रावेलेंट, ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट तक जा सकता है मैक्सिमम, टेट्रावेलेंट कभी नहीं बना सकता। और वैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, पेंटावेलेंट नहीं बना सकता। और इसको अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कम महसूस करेगा, दैट मीन सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा तो उसके साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए इसको 5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मतलब ये पाई बॉन्ड को खेला कर सकता है, रेजोनेंस में भेज सकता है। तो जिस टाइम पर ये जुड़ेगा ना उस टाइम पर ये ट्राइवेलेंट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये सपोज मान लो कि यार ये बॉन्ड इधर आ गया, जैसे ही कोई इधर जुड़ा तो ये बॉन्ड इधर आकर के इस पे माइनस चढ़ गया, तो इसके पास चांसेस है कि मैं 4 के 4 रखूं, 5 बनने का मौका न दूं। इसलिए ये जो है अभी भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। ठीक है, छोटा सा हिंट लिख लो, इसके नीचे छोटा सा हिंट लिख लो। ठीक है, दे हैव नो टेंडेंसी, इसमें लिखना दे हैव नो टेंडेंसी, they have no tendency to accept electron pair, they have no tendency to accept electron pair,
फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ये दोनों मैडम हम कमेंट लिख रहे हैं इन दोनों के लिए। दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अपने अंदर ये कुछ भी कर सकता है। क्या अमोनिया में वैसे को वैसे रहेगा? नहीं रहेगा। अब वो एसिड की तरह काम करेगा, प्रोटॉन निकाल करके अपने फिर से NH3+ में NH3 और लोन पेयर वाले में कंडीशन में आ जाएगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को कमी करने के लिए वो अपने अंदर चेंजेस करेगा, एक्सटर्नल सोर्स की सहायता नहीं लेगा। इज इट क्लियर? ठीक। तो ये थे वो आसान चीजें जिसको देख के आप आसानी से पहचान सकते थे। प्रॉब्लम था तो ये इन दोनों में था, प्रॉब्लम था तो इन दोनों में था। ठीक है, नेक्स्ट पहुंचते हैं न्यूट्रल स्पीसीज में। न्यूट्रल स्पीसीज में मेरा पहला केस है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी तो है। तो पहले कमी वाले मैं उन्हीं को बताता हूं जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। वैकेंट p ऑर्बिटल मतलब याद करो BCl3। BCl3 एक ऐसा बदनसीब है जो न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के बाद भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि बोरान से अगर कुछ छीनना है तो पहले उसको दो फिर पीछे से लो। अगर BF3 है तो BF3 से अगर आपको फ्लोरीन निकालना है तो आपको कुछ ना कुछ इसको इधर से देना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लो क्लोरीन दे दिए तो क्लोरीन जुड़ा, देन आपको चांसेस है कि वो क्लोरीन आप निकाल पाओ, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो पहली चीज, पहला कंडीशन ये है कि ऐसे स्पीसीज जो वैकेंट p ऑर्बिटल रखते हो। तो आप लिखो स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल। और वो बदनसीब कौन है? ठीक है, तो वो बदनसीब लोग हैं BF3। ये सारा क्यों अच्छा नहीं चलता है? चलो, वो लोग हैं BF3। अब BF3 है तो BCl3 ये सब लिख सकते हो। BCl3 BBr3। ठीक, अब मैं पूछूंगा ज्यादा बदनसीब कौन है? दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है मतलब ये लुईस एसिड है। अब मैं आपको पूछूंगा इन तीनों में लुईस एसिड का कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? अगर तीनों पे तीनों आ गए तो कौन ज्यादा गरीब है? भाई 3 लोग खड़े हैं तो भैया अब आपके पास 2 ही रुपया देने के लिए, तो सब वही उसी को दोगे जो बेचारा सबसे ज्यादा मजबूर हो। तो कौन है यहाँ पर सबसे ज्यादा गरीब? BCl3 BF3। और ऑनलाइन वालों ऑनलाइन वालों मैं बोला था जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को जब दोनों एक साथ लिंक करोगे तो सबसे बेहतरीन है। अगर आप ऑर्गेनिक ले सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइम सिर्फ इनऑर्गेनिक आपका काम चलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है किसी के पास वो प्रॉपर्टी है, चाहे बेचारा वो इनऑर्गेनिक रहे चाहे वो ऑर्गेनिक रहे। अगर कोई गरीब है तो वो गरीब है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। इसमें बात क्या है ना। अब मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, मेरा सबसे पहला लेक्चर कौन देखा है? बैक बॉन्डिंग वाला। ऑनलाइन में कोई देखा है क्या बैक बॉन्डिंग वाला? सर बैक बॉन्डिंग का तो डला ही नहीं है क्या उसमें? बैक बॉन्डिंग वाला नहीं डला है क्या? नहीं डला है सर। अच्छा नहीं डाला है ना, ठीक है चलो एक आध दिन पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, ऑर्बिटल जो डला था ना सर उसी को बस देखे थे। हाँ ठीक है, केमिकल ओवरलैपिंग वाला। हाँ ठीक है, सर एक दिन मैं डाल देता हूँ मैडम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। बैक बॉन्डिंग अगर पढ़े होगे तो इसमें जो होता है फ्लोरीन के पास लोन पेयर, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये है डोनर। बोरान के पास वैकेंट p होता है, ये होता है एक्सेप्टर। ठीक है, सराउंडिंग से सेंट्रल एटम यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? 2p पाई, देने वाला भी 2p ऑर्बिटल, लेने वाला भी 2p ऑर्बिटल। इसमें लेने वाला तो 2p ही है, देने वाला 3p हो गया। यहाँ पर लेने वाला तो 2p है, देने वाला 4p हो गया।
समझ आया? अब बताया था आपको कि भैया बैक बॉन्डिंग एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब बगल वाला देने के लिए रेडी है तो उसको ले लेता है, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, कहां पर अच्छा हो रहा है? तो दाएं से बाएं जाने पर बैक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होती जाती है। साइज छोटी रहती है तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है, बैक बॉन्डिंग बढ़ती है। तो यहाँ पर दाएं से बाएं जाने पर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर इसका लुईस एसिडिक नेचर वो बढ़ रही है। ये बोलता है भैया मेरा खुद ये देने वाला है, ठीक है मैं गरीब हूं लेकिन मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो मेरी कमी जो है दूर कर रही है, तो मैं आपसे इलेक्ट्रॉन पेयर इनके रेस्पेक्ट में, इनके रहते तो मैं नहीं लूंगा। समझ आया? और ये बोलता है ठीक है हमें बैक बॉन्डिंग तो होती है लेकिन वीक होती है, इन सभी के रेस्पेक्ट में मेरे में बैक बॉन्डिंग सबसे कम होती है, मतलब मेरा वैकेंट पी ऑर्बिटल एकदम अवेलेबल है, तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दो। तो एक्चुअल में यहाँ पर इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो BBr3 जो है इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा है और BF3 की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके साथ बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर के अपनी कमी को थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा है, अपने दुख तकलीफ को थोड़े से भूल जा रहा है। समझ आया? खैर मैं इसको लिंक कर दिया आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। अदरवाइज मेरा तो काम सिर्फ ये था, अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में क्या तीनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे? यस, तीनों ही करेंगे, लेकिन अगर तीनों एक साथ हों क्वेश्चन कब क्या बना दे कोई नहीं जानता, ठीक है। तीनों की बात करें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर शो करेगा, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी पावर बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है। ठीक ठीक है। दूसरा अच्छा हाँ, इसी में और एग्जांपल है, कार्बिन नाम सुने? डाइक्लोरो कार्बिन। कार्बिन भी न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो ये भी जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। बहुत सारे जब कार्बिन पढ़ोगे तो बहुत सारे इसके रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है। अभी जान लो कि हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो एज इट इज इसके जैसे भी। ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है भैया अगर मैं निकालूं यार तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका 2 हो गया और 2 क्लोरीन का मिला हुआ है, 4 हो गया, 4 2 ठो अभी बचा हुआ है, 6 हो गया, 2 ठो इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है। ठीक ठीक है, तो ये भी जो है आपका एक ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज है जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब अगर पी ऑर्बिटल के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली है वो भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल, ऐसा स्पीसीज जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल हो, ठीक है। एग्जाम्पल याद करो कितने सारे वो रिएक्शन हैं जिसमें तुम फेरिक क्लोराइड को देखते हो कैटलिस्ट टाइप का फलाना दिखाना ऐसे ऊपर में ऐसे लिखे हुए, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड जो है या फिर फेरस क्लोराइड FeCl2, ये वो लोग हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल खाली होता है और उन डी ऑर्बिटल्स भी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। मैं ये एकदम बता सकता हूं कि जब तक किसी का आप प्रॉपर्टी या नेचर नहीं पहचान पाओगे, नेचर नहीं पहचान पाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी आप कभी नहीं बता पाओगे, ठीक है। भाई हर कोई अपने प्रॉपर्टी किस हिसाब से शो करता है, मेरा नेचर क्या है, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री वाला हूँ तो ऑब्वियसली आप जानोगे कि मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाते, केमिस्ट्री वाला है MSc किया करके, तभी तो आप बोलोगे यहाँ ये केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, फलाना ये कर सकता है, वो कर सकता है। अब भाई आप जानोगे नहीं तो कैसे बताओगे कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, आप तो कुछ भी बोल दोगे। तो एक्चुअल में पहले उसका नेचर पहचानो, नेचर पहचानोगे तो
ऑब्वियसली उसके नेचर के हिसाब से आप जानते हो कि अगर ये नेचर है तो ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ये है आपका एमओटी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जब एमओटी आप बनाओगे तो इसका जो लास्ट वाला जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है, वैकेंट होता है, तो इसी पर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 होगा, क्योंकि यहाँ से 1 बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ से 2 3, क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पाई वाले को तोड़ देगा। तो अभी एक्चुअल में आप जानते हो जब क्लोरीन है या ब्रोमीन है तो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच सिर्फ एक बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। तो अगर उसको तोड़ना है तो उसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आप क्या कर दोगे, अटैक करा दोगे, ठीक है। तो ये है आपका एमओटी, इसी के कारण जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये इसके एग्जांपल हैं, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे क्यों, क्योंकि सबके पास लो लाइंग सिग्मा एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसका एग्जांपल है, आप पढ़े होंगे एल्किन में हाइलोजिनेशन रिएक्शन का होना। एल्किन में हाइलोजिनेशन रिएक्शन का होना जो है इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण होता है। ये है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के कारण ये जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है एल्किन। ब्रोमीन के पास जो है लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये जो है पहले पाई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स के बाद जब कंप्लीटली ये जो इसके एंटी बॉन्डिंग पर रिएक्शन कर जाता है, इंटरेक्शन कर जाता है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है, इसके साथ ट्राइसाइक्लिक रिंग बनाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। अब यहाँ पर बात देखो, अब ये ब्रोमीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ब्रोमीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस तो ये दो तरीके से कर सकता है, या तो एक्सटर्नल सोर्स से या इंटरनल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स का इसके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं बना सकता, तो ब्रोमीन जो है ट्राइवेलेंट कभी नहीं बना सकता। तो सीधी सी बात है यहाँ पर भैया, ये जो है अपनी इंटरनल सोर्स में ही काम करेगा। इंटरनल सोर्स है तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा, तो तोड़ेगा कौन भैया? कोई सामने वाला जो ब्रोमीन माइनस है वो आता है, तो ये बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके एंटी बॉन्डिंग सर पर काम वॉइस की प्रॉब्लम हो रहा है। इसको तोड़ना सर है, इसके अपोजिट में इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, तो ये वाला इसका सर अपोजिट एंटी बॉन्डिंग में वो करेगा, अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्डिंग को तोड़ेगा। यही रीजन होते हैं दो ब्रोमीन का एक ही में अलग अलग छोर से जुड़ गए। चाहते तो ये दोनों एक साइड से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग साइड से जुड़ते हैं। वो यही दो चार रीजन होते हैं जिनके कारण ये एंटी पोजीशन लेते हैं। वैसे एचएक्स है, एचएक्स मतलब हाइड्रो हाइड्रोजनेशन ही नहीं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का एक में जुड़ना हाइड्रो हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो ये एचएक्स है, ये एचसीएल, एचबीआर, ये कहीं भी एचएक्स में एचसीएल हो सकता है, एचबीआर हो सकता है, एचएच, इसमें भी वही फिनोमेना होता है। इसका पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। ये जो माइनस वाला चार्ज है इसके एंटी बॉन्डिंग पर पीछे से अटैक करेगा, तो ये हाइड्रोजन इस साइड और हाइड्रोजन है अपोजिट साइड। ये होते हैं आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर शो करने के साथ यही बताना है, बताया। सर फिर से वॉइस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया सर। कट गया क्या? सर सर क्यों हो रहा है यार ऐसा? हेलो 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 क्यों हो रहा है यार ऐसे? बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? हेलो सर, आवाज पहुंच रही हाँ मेरी? ठीक है, हाँ हाँ अभी पहुंची। सर इससे पहले जो बता रहे थे ना सर, ट्राइसाइक्लिक बॉन्ड रिंग फॉर्म होता है करके, वहां से फिर कट रहा था सर आपका आवाज, बहुत स्लो हो जा रहा है सर बीच बीच में। चार्ज नहीं हो गया। इसीलिए ऑनलाइन मेरे को पसंद नहीं आता, जबरदस्ती का डिस्टर्बेंस। चार्ज तो था यार। है क्या तेरे पास?
हेलो, यस सर। एक्चुअल में ना शायद चार्ज, हाँ हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ होता है यार, क्या करें, अभी एक्सपर्ट नहीं है इन सब चीजों में। हो गया, चलो। तो ये सब है आपके न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव चार्ज वाले नो डाउट न्यूक्लियोफाइल होंगे। जो लोन पेयर रखता है वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। आर्गोनोमेटेलिक रिएजेंट, आर्गोनोमेटेलिक रिएजेंट में आर जो ग्रुप होता है उसके ऊपर नेगेटिव नेचर होता है, तो वो जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पाई बॉन्डेड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, तो मतलब ये अपने पाई बॉन्ड नेचर के कारण न्यूक्लियोफिलिक जो बिहेवियर है वो शो करते हैं। अब पढ़ते हैं ऐसे लोग जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। रिलीज डोनेटिंग, रिलीज नहीं, विड्रॉ मतलब खींचना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को ही डोनेटिंग बोलते हैं, ईआरजी को ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। रिलीज करना मतलब देना, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप। चलो, नोट 1 में लिखना, देयर आर सम स्पीसीज, देयर आर सम स्पीसीज there are some species which behaves there are some species which behaves as the electrophile, which behaves as the electrophile, as well as which behaves as electrophile as well as nucleophile। इलेक्ट्रोफाइल के अलावा वो इलेक्ट्रोफाइल के अलावा वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल फर्स्ट है Br2 या फिर I2, मतलब कोई भी हैलोजन, ठीक है। ये जो है ये दोनों ही शो करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल शो करते हैं किसके कारण, ड्यू टू लो लाइंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके कारण वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और हमको ये भी पता है कि हाइड्रोजन के पास, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास लोन पेयर भी होता है, और हमने अभी क्या पढ़ा कि जो भी लोन पेयर रखता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो भैया यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की भी तरह बिहेव करेगा, किसके कारण, ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर रखने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है। चलो, दूसरा एग्जांपल है RCN, साइनाइड, ठीक है। हमको पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, या आप ये बोल दो कि इस लोन पेयर के कारण ये जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा, लेकिन चूंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकता है, इसके कारण इस कार्बन पर पॉजिटिविटी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब जो है ये सेंटर जो है आपका किस तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक, ओके, ठीक है। ऐसे ही सेम जो है आपका, ऐसे ही सेम जो है आपका, मैडम ये बोला कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अभी मैं बताया ना आपको, ए बी वाला कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये अगर इधर खींचता है इस बॉन्ड को तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन की महसूस हो रही है, तो ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये अगर इधर पूरा खींच ले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक कर सकता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। कार्बोनिल में इसके पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर के कारण ये जो है आपको क्या शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर, क्या शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ये क्या बेचारा क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। कार्बन जो है क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ठीक है। अच्छा, वैसे ही और एग्जांपल क्या है, कार्बोनिल भी हो गया, और
इमिन भी हो गया, चलो ठीक है, कितना बताऊं यार। चलो ओके, एक और चीज बताता हूं आपको। देखो ये क्या है, कीटोन, ये क्या है, कीटोन, ठीक है। देखना है, ये जो है ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट करता है तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को दूर करने के लिए बेचारा अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, ये जो है आपका ऐसे टूट जाता है, ये लो, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ आ जाता है, मतलब H प्लस निकाल देता है। तो H प्लस निकाल देता है तो यहाँ पर कार्बन में माइनस, ये इधर खींचा इसलिए यहाँ पर प्लस, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है। तो ये एक्चुअल में CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और ये आपका R ऐसे बनता है। अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और यहाँ पर क्या है H प्लस निकला है, तो ये एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, OH में, ठीक है। एल्कोहल है तो ऑल, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो ये होता है आपका इन के कारण, डबल बॉन्ड के कारण इन, और OH के कारण, एल्कोहल के कारण ऑल, तो इसको बोलते हैं इनॉल, ठीक है। ये होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, नाम सुने, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, समझ आया, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें पाई बॉन्ड भी आ गया, इसमें ऑक्सीजन के पास OH लोन पेयर भी आ गया। ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और चूंकि कीटोन में कार्बोनिल जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखता है, तो ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दैट मीन्स देखो मैं बताया ना आपको, इस सेंटर से न्यूक्लियोफाइल, इस सेंटर से इलेक्ट्रोफाइल, दोनों की तरह ये काम कर सकता है, ओके। जब भी कीटोन आए और आपको ऑप्शन में कीटोन ना मिले, आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे थे, आपने पूरा रिएक्शन सॉल्व कर लिया और लास्ट में आंसर में आप क्या लिए, कीटोन ला लिए, ठीक है। ऑप्शन में कहीं भी आपको ये कीटोन नहीं दिख रहा है और वो धोखे से ये दे दिया है, और आपको अगर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं पता, तो आप ये सोचोगे कि भाई मैं जो बनाया हूँ आंसर में नहीं आ रहा है, मतलब मैं गलत बनाया हूँ। आप गलत नहीं बनाए हो, एक्चुअल में अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो चेक कर लेना, अगर ये निकला है तो ऑप्शन में यही दिया है कि ये दिया है, ये निकला है तो ऑप्शन में ये थोड़ी है, ठीक है। तो जब भी कीटोन वो आए, कीटोन आए, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो है चेक कर लेना। इसके लिए कंडीशन होता है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ोगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनिल, ठीक है। ये हो गया दूसरा, समझ गए। इसके बाद आता है एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल, नाम सुने हो क्या कभी जिंदगी में, सुने हो, S3, ये क्या है यार, S3, अच्छा H3O प्लस, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, तो ये क्या है, क्या क्या बोल रहे हो, एम्बीडेंटेंट लिगेंड नाम सुने होंगे, क्या होता है एम्बीडेंटेंट लिगेंड, नहीं, एम्बीडेंटेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही जो है डोनेट करता है, वो कहलाता है एम्बीडेंटेंट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसे दो साइड होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, वो कहलाते हैं एम्बीडेंटेंट लिगेंड। एग्जांपल से समझना, सपोज एक कार्बोनियम आयन बना हुआ है, सपोज एक कार्बोनियम आयन या कार्ब एनायन बना हुआ है, ठीक है, और वो जो है इस तरह से है, ठीक। तो अगर
कार्बन के ऊपर माइनस है, तो भैया आप बोलोगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। तो यार सीधी सी बात है, ये चार्ज स्पीसीज है, ये अनचार्ज स्पीसीज है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? चार्ज स्पीसीज। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये सेंटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये सेंटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज, चूंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, तो ये जब बॉन्ड इधर जाएगा, ये जब बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन का इधर जाएगा, तो ये रेजोनेंस करके क्या करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और ये H, ऐसे हो जाएगा भैया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है चार्ज किस पे आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो अब जब ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा तो इस साइड से करेगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, लेकिन एट अ टाइम वो एक ही के साथ जो है वो रिएक्शन वो नेचर शो करता है, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ठीक, इससे क्या क्या कर लेगा तुम? सल्फर में भी लोन पेयर। अच्छा, ठीक, एक बार अप्लाई करके देखना कि इसमें रेजोनेंस। चलो ठीक है, एम्बिडेंटल लिगेंड में पढ़ाए होंगे। ठीक है, ठीक है, वही तो नेचर है, लिगेंड भी तो लोन पेयर डोनेट करता है, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल में भी तो लोन पेयर डोनेट ही हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलो इसका दूसरा एग्जांपल है, मिटा दूं क्या ऊपर? इसका दूसरा एग्जांपल है फिनॉक्साइड आयन। इसका दूसरा एग्जांपल है फिनॉक्साइड आयन। ये अभी ये ऐसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होगा? जहां पर माइनस है वहां पर। ठीक है, ये इधर रेजोनेट करेगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज एक बार कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। सेंटर चेंज हो गया, अब यहाँ पर अटैक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन में यहीं से खेला जाता है, पता है आपको? ऑप्शन में यहीं से खेला जाता है। आप जानते हो कि क्या हुआ है, डिसाइड नहीं कर पाते यार, जो इलेक्ट्रोफाइल आया है इसको यहाँ जोड़ू, एक ऑप्शन में यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ऑप्शन में यहाँ जुड़ा हुआ है, जोड़ू तो जोड़ू कहाँ? ठीक है, ऐसे ही मतलब खेलता है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। ठीक है, वैसे ही साइनाइड, ये लो ऐसा साइनाइड। ठीक है, CN में माइनस किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर है तो ऑब्वियसली आपका जो है कार्बन जो है क्या होगा? आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका इधर शिफ्ट हो जाए, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा, आएगा। कार्बन के ऊपर माइनस है, अगर ये बॉन्ड खींचा तो उसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, तो पहले से पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, न्यूट्रल है लेकिन उसके पास बॉन्ड की कमी है, तो वहां पर आपका दो ठो बॉन्ड जो है नॉन शेयरिंग वाला होगा, कार्बिन टाइप का एक बनते हैं, वैसे वाला सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये तो अभी इसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाला सेंटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और एग्जांपल अगर लोगे तो ये लो, यहाँ पर अगर माइनस है तो ये माइनस है तो यहाँ से होगा। ठीक है, ये रेजोनेट करके इधर आ गया तो ऑक्सीजन से होगा, अगर ये इधर आ गया तो ये ऑक्सीजन से होगा। ये लो, ये वाला सेंटर हो गया। अगर इधर कूद गया रहता तो ये वाला हो जाता है, ये वाला ऑक्सीजन पे हो जाता है। ठीक है, तो ये वो है सिनेरियो है जिन पर
एम्बीडेंटिंग लिगेंड जो है, सॉरी एम्बीडेंटिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कम मॉलिक्यूल जो है बिहेव कर सकते हैं एक टाइम पर एक सेंटर, लेकिन चांसेस बने तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेंटर से न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक लाइन लिखना, ठीक है, चलो एक लाइन लिखना, ligand having two or more site, ligand having two or more site, but at same time ligand having two or more site, but at same time only at same time only one site act as nucleophilic site. At same time only one site act as nucleophilic site known as ambidentate ligand oblique nucleophile, ambidentate ligand oblique nucleophile. एम्बीडेंटेंट लिगेंड ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो अब मेरा क्वेश्चन है, एलडीए नाम सुने हो? एलडीए क्या होता है नाम इसका? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ठीक है, चलो एमाइड है मतलब ऑब्वियसली उसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, जैसे ऑक्साइड बोलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो ऑक्साइड, एमाइड मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जो है माइनस चार्ज। ठीक है, हो गया? ठीक है, आइसोप्रोपाइल बोल रहा है। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है पता है? जो भी तीसरा कोई जुड़ा हुआ है उससे दो लोग आइसो पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन वाला, तो 1 2 और ये 3, ये लो। डाई बोला है तो 2 ठो है, डाई बोला है तो 2 ठो है। अब चूंकि लिथियम के ऊपर माइनस चार्ज है इसलिए इसके सामने आसपास मंडराते रहता है लिथियम प्लस। ये होता है आपका लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। मैं आपको बोल दिया कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो आपका निगेटिव चार्ज है। अब मैं पूछूंगा यहाँ पर, क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों यस सर। क्या लगता है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा? क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा? कैसे? ठीक, तो भैया ये जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। ये जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? रिएजेंट। रिएजेंट का काम क्या होता है? अटैक करना। ठीक है, ये बेचारा खुद इतना बल्की है, ठीक है, इतना क्राउडेड है, इधर उधर से ऐसे घिरा हुआ है, एक्चुअल में इसका जो निगेटिव चार्ज है उसको ये घेर देगा। ठीक है, तो ये अटैक नहीं कर पाता किसी के ऊपर। इसका भाई नाम अगर रिएजेंट होता है ये, तो इसको अटैक करना होता है, अटैक करना होता, लेकिन ये जो है इसके क्या बोलते हैं,
स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो है अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये बहुत फड़फड़ाएगा और अटैक कर नहीं सकता। तो इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि भैया किसी से मैं लूं। तो किसी से लेना कितना आसान है, तो भैया लेना यही आसान है कि कोई आसानी से अगर प्रोटॉन छोड़ दे तो वो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये तो वो इंसान है जो कोई आसानी से प्रोटॉन नहीं छोड़ता है, उससे भी प्रोटॉन छुड़वा देता है। ये एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक से वीक एसिड से भी प्रोटॉन खींच लेता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह आप रिएक्शन में एलडीए एलडीए लिखा देखोगे, समझो। तो जब भी नौबत आए कि यार इसका एसिडिक नेचर कम है फिर भी इससे मेरा प्रोटॉन निकलवाना है, वो एलडीए लगा देगा, एलडीए डालेगा, थोड़ा भी चांस है कि अगर वो एसिडिक नेचर शो कर पाए वो करवा देगा, ठीक है। तो एक लाइन लिखना, इसका एक रिएजेंट में इसका पूरा एक केमिस्ट्री पढ़ोगे, पता है, केमिस्ट्री ऑफ एलडीए करके। तो इसका नेचर थोड़ा सा आप अब यहीं से सुन लो, ठीक है। अगर कोई पूछा कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है क्या, तो नहीं होता। बेस होता है क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो लिखो एलडीए इज द नॉन न्यूक्लियोफिलिक, एलडीए इज द नॉन न्यूक्लियोफिलिक strong base, LDA is the non-nucleophilic strong base, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो because of the steric factor of LDA, because of the steric factor of LDA, it does not behave as the nucleophile. It does not behave as the nucleophile, ठीक, समझ आए। देखो ये था आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट का थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। बेसिक क्या भैया, पूरा पढ़ ही लिए पूरा उसका, ठीक है। क्लासिफिकेशन वगैरह देख लिए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये भी देख लिए। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, तो वो जीओसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सर वो पढ़ाना चाहें वो आपको पढ़ाएंगे वो चीज, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाऊंगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने के लिए ये जरूरी था, जीओसी पढ़ाने से पहले भी ये जरूरी था, तो दोनों जगह काम आएगा। तो ये आपका अच्छा हो गया है कि आप न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी ले लिए, ठीक है। इसको जाकर के आज पढ़ लेना, कौन क्यों शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, अच्छे से जान लेना, क्योंकि यही वो मेन रीजन है जिसके कारण रिएक्शन जनरली प्रोसीड होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल अगर मैं पढ़ाया भी अगर शाम को, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, वो सब पढ़। सुबह मैडम देखते हैं काइनेटिक वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। काइनेटिक फर्स्ट से या फिर मैं बोल देता हूँ शुरू से स्टार्ट कर दे, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट हुआ ना, हाँ, आदमी सो जाएगा, दिन का ठीक है। थोड़ा अपडेट मैं दूंगा अभी तुमको रात तक, ठीक है, कि क्या चलेगा कैसे चलेगा करके। क्या पता सर मेरे को ही पढ़ाने बोल दे तो मैं ही पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखता मैं थोड़ा सर से बात कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कल अगले हफ्ते का शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक। ज्यादा होगा तो मैं विनायक सर को मॉर्निंग में बोल दूंगा इनऑर्गेनिक पढ़ा दे, मैं ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा शाम को, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक, कोई डाउट किसी को ऑनलाइन वालों? नो सर। कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, ठीक है, चलो।
सर तो अपडेट कल बस का डालेंगे शेड्यूल सर। आपको, हाँ अपडेट डालूंगा मैं, ठीक है सर से बात कर लेता हूँ, फिर कल अब अगले हफ्ते क्या करते हैं, ठीक है जी चलो जी जी ओके थैंक यू। ठीक है।